एक सवाल जो हर बार देश की राजनीति में उबाल मारता है। विपक्ष जिस सवाल पर अक्सर हमलावर रहता है कि आखिर भारत चीन के बीच रिश्ता कैसा है। आज विपक्ष के तमाम सवालों का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में जवाब दिया। विदेश मंत्री खुलकर बोले और बताया कि एलएसी पर स्थिति सामान्य है, लेकिन विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि एलएसी पर शांति बहाल किए बिना चीन से बातचीत नहीं हो सकती है। तो क्या भारत की कूटनीति जीत के आगे चीन को पीछे हटना पड़ा है? अब बीते 4 साल में भारत ने कूटनीति से ड्रैगन को पीछे धकेल दिया है। आज चर्चा इसी पर, रिश्तों में सुधार, क्या प्लान है तैयार? We were addressing a situation that had not only seen fatalities for the first time in 45 years, but also a turn of events serious enough for heavy weaponry to be deployed in close proximity to the LAC. The situation arising after our counter deployment in 2020, that as a result of the sustained tension and specific developments in the border area, that India-China relations cannot be normal in the absence of peace and tranquility in the border areas. It is to the credit of our armed forces that despite logistical challenges and the then prevailing COVID situation, they were able to counter-deploy rapidly and effectively. और रिश्तों में कितना सुधार हुआ है और चीन ने कितनी जमीन कब्जे में ली है, क्या कुछ इसकी सच्चाई है और कहां तक बातें आगे बढ़ रही हैं, आज करेंगे इसी पर चर्चा। के साथ सीधे जुड़ चुके हैं मेहमान, उनका ही रुख कर लेते हैं। प्रवक्ता है बीजेपी से महिपाल महिला, स्वागत है आपका सच पे धड़क में। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से पर्श भारद्वाज, आपका भी स्वागत है। और साथ ही कर्नल अनुपम जेटली हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत है सर। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी सर, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क में। महिपाल जी, आपका पहले रुख करते हुए, कितनी सच्चाई है, क्योंकि विदेश मंत्री ने जो भाषण दिया लोकसभा में, क्या कुछ इसके मायने हैं और क्या वाकई हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर रखा है चीन ने? ऋचा जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना के साथ काम करती है और देश के माननीय विदेश मंत्री जी ने जिस तरीके से आज सदन में भारत और चाइनावाद को लेकर जो सारी स्थिति स्पष्ट की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत लंबे दशकों से भारत और चाइना के बीच में कैसे रिश्ते रहे हैं पूरा देश जानता है। पर 2020 में जो गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई, उसके बाद से जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते और ज्यादा खराब हुए, लगभग 21 सैन्य वार्ताएं और 17 राजनीतिक वार्ताओं के बाद आज एस जयशंकर जी ने ये बात को सदन में स्पष्ट किया कि स्थिति वहां सामान्य हुई है। बॉर्डर पे जो चारावाह है, जो एक दूसरे जो सीमावर्ती जो चारावाह हैं, उनके अधिकारों को भी वापस बहाल हुआ है। पेट्रोलिंग भी वापस स्टार्ट हुई है। पिछले एक दशक में जो 3 गुना, चाहे अटल टनल बना हो, चाहे सेला टनल बना हो, चाहे सिजलिंग रोड बनी हो, लगभग 3 गुना पैसा भारत चाइना बॉर्डर पे देश की सरकार ने खर्च भी किया है। ब्रिक्स सम्मेलन में यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति के बीच में जो मुलाकात हुई, उसके सुखद नतीजे निकल के आए कि जितनी भी जो वार्ताएं उसके बाद अब जितने जो फ्रैक्शन पॉइंट थे उन पे भी डिसएम्प्लॉयमेंट का काम शुरू हुआ है। पूरा देश ये चाहता है कि भारत और चाइना के बीच में जो विवाद उसमें अब शांति बहाल हो। फिलहाल सरहद पे शांति है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को सदन में स्पष्ट किया है कि जिन जो 38,000 वर्ग किलोमीटर पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, 1 इंच भी जमीन देश की चाइना के पास नहीं रहेगी। उसके लिए देश की सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध है और करोड़ों देशवासियों को आज आश्वस्त किया है कि 1 इंच देश की सरकार जो है वो चाइना को नहीं देने वाली है। जमीन नहीं रहेगी कि क्या मतलब है? कि जमीन क्या अभी भी कब्जे में है चीन के? 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन अभी तक चाइना के कब्जे में है, ये भारत की सरकार ने कहा है। पर हम पूर्णतः प्रतिबद्ध है कि 1 इंच देश की जमीन चाइना के पास नहीं रहेगी। ठीक है, पौरुष भारद्वाज जी, समर्थन करते हैं आप? महिपाल जी ने जो जिक्र किया, जो बातें कही, साथ ही विदेश मंत्री ने जो आज भाषण दिया है कि हमारी जमीन कोई भी कब्जे में नहीं है और स्थिति सामान्य बनी हुई है।
ऋचा जी, देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि विदेश मंत्री जी का आज जो संसद में भाषण था वो भारत के विदेश मंत्री के नाते कम, बल्कि एक विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते ज्यादा लग रहा था। यदि वो वर्तमान स्थिति पर अपनी क्लेरिफिकेशन देते सरकार का तो ज्यादा अच्छा लगता है, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने पुरानी घटनाओं का जिक्र किया, तो उनको जब जिक्र भी उन्होंने अगर पुरानी घटनाओं का कर दिया तो पहली बात तो उनको करना नहीं चाहिए था। 62 साल पहले क्या हुआ वो सबने देखा, परंतु आज 62 साल बाद में खुद की कमजोर स्थिति को छुपाने के लिए यदि आप 62 साल पुरानी घटनाओं का आपको सहारा लेना पड़ता है तो ये अपने आप में प्रदर्शित होता है कि आप अपने आप से अंदर से कितने कमजोर हैं। जब उन्होंने 62 की घटना का जिक्र किया तो उसके बाद में उनको सरकार का ये भी जिक्र करना चाहिए था। देशवासियों का निश्चित तौर पर गौरव पड़ता है कि 1967 में हमारे भारत की सेनाओं ने नाथुला और चोला जो बड़ी घाटियां थी, पीक थी, उस पर जो है भारतीय फौज ने विजय हासिल की थी। और यही भारत सरकार थी कि जिसने सिक्किम का भारत में 22 अप्रैल 1975 को भारत में विलय करवाया था। देखिए, एक अपनी राजनीति को सूट करने वाले तथ्य के हिसाब से जिस प्रकार से विदेश मंत्री जी ने बोला तो निश्चित तौर पे वो दुखद है। और इस बात को भी मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान तथ्यों के लिए उन्होंने जो जानकारी दी वो भी उन्होंने गलत जानकारी दी है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने खुद ने संसद में अपने बयान में इस बात को संसद में कही है, संसद के पटल पर ये बात है, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं कि चीन जो है वो भारत की अरुणाचल की सीमा में करीब 50 से 60 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की जमीन पे कब्जा कर चुका है। किसी मीडिया पे ये खबर नहीं है। वहीं उसी इलाके के सोनम वांगचुक जी जो हैं, उन्होंने वो तो देखिए लंबे समय तक धरने पे बैठे हुए थे। वो उनका तो दावा है कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर तक की जमीन पे चीन का कब्जा है, और जब हम संबंधित एजेंसियों को जानकारी देने के लिए जाते हैं तो हमारे को देशद्रोही बताया जाता है, हमारा मुंह बंद किया जाता है। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार उन्होंने लंबे समय तक भूख हड़ताल की धरना दिया सरकार के द्वारा। ठीक है पौरुष भारद्वाज जी, महिपाल जी जवाब दीजिए। पौरुष जी, आप क्या चाहते हैं कि देश की 1 इंच जमीन भी चाइना के पास रहे? कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है सदन के पटल पे जो चीजें रखी गई हैं वो पूर्ण ट्रांसपेरेंसी के साथ रखी गई, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और सार्थक तरीके से कांग्रेस पार्टी भी विपक्ष में जरूर हो। आप इंडिया अलायंस के लोग भी भारत और चाइना विवाद पे कैसे इसमें शांति बहाल हो, कैसे सीमा पे स्थिरता आए, कैसे देश की जो जमीन चाइना के पास है या वो पिछले लंबे समय से आपकी सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जो जमीनें रही हैं उनको वापस लेके जाए, कैसे एलओसी पे जो है वो शांति बहाली हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि कांग्रेस भी जिस तरीके से राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना से हम लोग काम कर रहे हैं वैसे कांग्रेस भी विपक्ष के नाते सहयोग करे देश की सरकार। कर्नल अनुपम जेटली जी बहुत स्पष्ट तरीके से इसको बता भी सकते हैं। सर मुझे बताएं कि भाषण दिया है एस जयशंकर ने, बताया कि भाई अब स्थिति सामान्य बनी हुई है, कोई भी कब्जा नहीं कर रखा। 1962 और 1963 में जो कब्जा किया गया था उसके अलावा अब कोई कब्जा नहीं है। क्या सच्चाई है सर? क्योंकि आप एक कर्नल भी रह चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं आप, तो सर मुझे बताएं कि आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं भाषण को? क्या वाकई हमारे और चीन के बीच जो रिश्ते हैं वो सामान्य हो चुके हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारी कूटनीति और विदेश नीति की एक बहुत सुदृढ़ छलांग है ये जी, इसमें कोई दो राय नहीं। 2020 के बाद से दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत खराब थे। गलवान जून में जो हुआ है, हमारे कर्नल संतोष बाबू और चाइना के भी एक कॉमिसार मारे गए थे इस लड़ाई में। हमारे 20 जवान और उनके 60 के करीब जवान मारे गए। उसके बाद से तनाव इतना था कि चाइना और भारत दोनों ने अपनी फौजें, बंदूकें, तोप, टैंक सब उस एरिया में एयर डिफेंस मिसाइल्स बहुत तेजी के साथ डिप्लॉय किया। परंतु इस वार्ता के बाद अप्रैल 2020 में जो स्थिति थी उस स्थिति पर हिंदुस्तान वापस पेट्रोलिंग कर रहा है। ये नहीं कि चाइना ने जमीन हथिया ली थी, वो जो जमीन है वो दोनों के बीच में विवादित थी और इससे चाइना कह रहा था ना आप यहां आएंगे ना हम यहां आएंगे। उस विवादित जमीन में भारत पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा था। ये विवाद चाइना ने खड़ा किया था, परंतु चाइना को मालूम है कि 1967 की नाथुला और चोला के बाद जब उसको डिफीट मिली, फिर डोकलाम स्टैंड ऑफ 5 दिन का जो हुआ वहां चाइना को पीछे हटना पड़ा। उसे पता है कि दोनों राष्ट्र जो है, भारत उसके बराबर का न्यूक्लियर पावर एक देश है, तो वो हर हालत में चाहता है कि लड़ाई ना हो और स्कर्मिशेस कम हो। हाँ, हमारी विदेश नीति इसलिए क्योंकि मेरे जहां तक सोच में आया है, जितना मेरे नॉलेज में आया है
कि पुतिन ने भी इस पर प्रेशर डाला है, जो कि हमारी विदेश नीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसीलिए कजान में जो ब्रिक्स की मीटिंग थी उससे 2 दिन पहले ये डिक्लेयर कर दिया गया। अब अगर आप कहें तो क्या क्या चीजें हैं, मैं इनमें पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों की तरह बहस नहीं करना चाहता, क्या क्या चीजें जो भारत के लिए बहुत अहम है। नंबर 1, जो 4 मेजर पेट्रोलिंग पॉइंट थे, पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 गलवान, भारत वहां दोबारा पेट्रोलिंग कर रहा है। पेट्रोल पॉइंट नंबर 15 हॉट स्प्रिंग, वहां भारत दोबारा पेट्रोलिंग कर रहा है। पेट्रोल पॉइंट नंबर 17 जो कि आपका है नॉर्थ और साउथ इसका पेंगोंग त्सो का किनारा, वहां पेट्रोलिंग कर रहा है। डिप्सांग एरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक प्लेन एरिया उस पहाड़ी में और वहां बड़ी आसानी से युद्ध लड़ा जा सकता है। डिप्सांग एरिया भी हमारे पेट्रोलिंग के काबू में आ गया है। ये डिप्सांग एरिया जो है, ये डेवलप बेग ओल्डी जो सबसे आगे वाली हमारी पोस्ट है, जो काराकोरम पोस्ट को मॉनिटर करती है और इन्फ्लुएंस करती है, ये उस पोस्ट का कमाल है कि अब काराकोरम पास में उपलब्धि एक तरीके से मिली है भारत को, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है डॉक्टर मिथिलेश जी, क्योंकि जाहिर है कि जो पॉलिटिशियंस हैं अपने अलग अलग बयान भी यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं, लेकिन विदेश मंत्री का ये बयान कि सब कुछ ठीक है, कोई भी ज़मीन कब्जे में नहीं है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्योंकि बात से समाधान निकल पाएगा, तो क्या इससे लग रहा है कि अब जो स्थिति बेहतर हो सकती है दोनों के बीच, चाहे वो भारत हो या चीन हो? देखिए, एस जयशंकर जी के फादर भी विदेश सचिव रहे, वो खुद भी विदेश सचिव रहे, और पूरे वर्ल्ड में उनका अलग से रिलेशनशिप है, उसका बेनिफिट इंडिया को मिला है। लेकिन कहीं न कहीं आज जो उन्होंने बयान दिया वो प्रधानमंत्री के बयान में थोड़ा कंट्रोवर्सी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि गलवान में कोई आया ही नहीं, तब आया ही नहीं तो फिर ये इतनी कहानी कहां से निकल के आई? तो कहीं न कहीं जो पॉलिटिकली कांग्रेस के ऊपर अटैक करने की बीजेपी की हमेशा पॉलिसी रहती है, वो आज देखने को मिली। चाहे आपातकाल की याद संविधान दिवस में ये दिलाते हैं, आज उसी अंदाज में बीजेपी ने, और एस जयशंकर जो पॉलिटिशियन कम माने जाते हैं, एक फैक्ट बेस्ड बात करने वाले लीडर हैं, लेकिन वो भी आज बीजेपी के रंग में रंगे नजर आए और उन्होंने 1962 की याद दिलाई कि किस तरीके से लद्दाख और अक्साई चीन बने, और अक्साई चीन में जो जमीन है वो, और जो गदर एक बंदरगाह तक चाइना पहुंचना चाहता है, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसको जमीन देकर किस तरीके से वो कब्जा करना चाहता है। यानी कुल मिलाकर जो नेहरू जी की गलती थी, उस गलती को आम जन के, जो मैं कहूंगा कि ब्रेन में पॉलिटिकल ब्रेन हैमरिंग की, वो एस जयशंकर की पर्सनैलिटी से मैच नहीं खाता, क्योंकि एस जयशंकर एक सीजेंड है, जो ये पॉलिटिकल लोगों का गेम है उससे थोड़ा डिफर रखा। तो जिस तरीके से 1962 की याद दिलाई, वो एक बीजेपी का बड़ा पॉलिटिकल माइलेज है, क्योंकि अभी बिहार में भी चुनाव होने और जगह भी चुनाव होने, तो कहीं न कहीं जो आज जो विदेश नीति और कूटनीति की तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिस सिस्टम को फेल्यूर है उस पर भी उनको बयान देना चाहिए था कि किस तरीके से वहां। क्या ये जो भाषण दिया गया लोकसभा में, ये सिर्फ चुनाव को लेकर दिया गया है? देखिए, इसमें पूरा पॉलिटिकल माइलेज है, किस तरीके से नेहरू जी को फेल किया दिखाया गया। पूरा कांग्रेस को आज जलील किया गया एस जयशंकर जी, जिनसे उम्मीद नहीं थी। मैं कहूंगा कि पूरी तरह एक पॉलिटिकल, ठीक है भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी है, कूटनीति अच्छी है, मोदी जी का पूरे विश्व में विश्व नेता है, उनकी तमाम तारीफें करना, लेकिन एस जयशंकर से उम्मीद नहीं थी कि पुराने जख्मों पर इस तरीके से वो कुरेदेंगे और इस तरीके से पॉलिटिकली क्रिएशन करेंगे, जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि कांग्रेस की गलतियों की वजह से हमारी जमीनों पर कब्जा हुआ है। और चुनाव आने वाले हैं कुछ राज्यों में, जिसको लेकर आप ये भाषण बिहार और दे रहे दिल्ली में हैं। तो सिर पे खड़े हैं चुनाव, और नॉर्थ ईस्ट के कई लोग वहां रहते हैं। आज के जो एस जयशंकर जी का जो सदन के पटल पे जो स्टेटमेंट था, उसमें कहीं कोई चुनाव की बात नहीं थी। रही बात कोई कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक दलों की बातें थी नहीं। ये बताइए 62 में क्या हुआ पूरे देश को पता है। 62 में क्या हुआ पूरे देश को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 62 में देश में क्या हुआ। पर 2020 में क्या हुआ वो भी एस जयशंकर जी ने बताया है। हमने क्या क्या प्रयास किए हैं, सैन्य स्तर पे क्या प्रयास किए हैं, राजनीतिक स्तर पे क्या प्रयास किए हैं, और प्रयास क्या रंग लाए हैं भारत की सरकार के, और आज वहां स्थिति कैसे सामान्य है, और भविष्य में दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित कैसे हो, इस दिशा में भी उन्होंने पूरी बातें, भूत, वर्तमान और भविष्य
तीनों की बातें उन्होंने स्पष्ट की हैं कि पहले हमारी ये स्थिति, आज हम इस स्थिति में हैं और भविष्य में दोनों देशों के जो मुखिया हैं, चाइना के राष्ट्रपति जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बीच में जो बातें हुई हैं, भविष्य में भारत की सरकार देश की सीमाओं पे शांति बहाली के लिए कैसे प्रयास कर रही है, पूरा विजन एस जयशंकर जी ने रखा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई राजनीति या राजनीतिक दलों वाली बातें सामने आ रही। पर्श भारद्वाज जी, समझौता होना, चीनी सेना का पीछे हटना तो बड़ी उपलब्धि तो मानेंगे सर सरकार की, या इसमें कुछ खामियां हैं? देखिए ऋचा जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी जैसे मेरे भाई महिपाल जी कह रहे थे कि उन्होंने 62 का जिक्र इसलिए किया और 2020 का भी जिक्र किया, तो मैंने जैसा कि पहले कहा कि उसमें साथ में 67 का भी जिक्र करते तो निश्चित तौर पे विदेश मंत्री जी के भाषण में जो है राष्ट्रीयता की झलक आती। दूसरी बात देखिए, मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि विदेश मंत्री जी ने अपने बयान में एक बात और ये भी कही कि सीमा पे दोनों देशों की सेनाएं जो है आमने सामने हो गई थी और उसकी वजह से भारत की सेनाओं को पेट्रोलिंग में कुछ दिक्कत आई थी। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि भाई हमारे देश में कोई घुसपैठ नहीं हुई, दूसरी तरफ विदेश एक दूसरी तरफ नहीं, देखिए मैं इसी बात पर हूँ, मैं से कह रहा हूँ कि देखिए कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत में घुसपैठ नहीं हुई, दूसरा विदेश मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हमारी भारतीय सेना को पेट्रोलिंग से रोका गया। यदि हमारे देश में ही हमारी सेना को पेट्रोलिंग से रोका जाता है तो 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है? दूसरी बात, 1962 में 63 में जो हुआ सो हुआ, उसके बाद 2020 तक स्थिति ये थी कि हम लोग अपनी पेट्रोलिंग आराम से कर रहे थे। आपके यहाँ पे जैसे रक्षा विशेषज्ञ बैठे उन्होंने कहा कि आज वाले समझौते के बाद में जो पॉइंट नंबर 14, 15, 17 और एक पॉइंट बताया कि वहां पे पेट्रोलिंग जो 2020 से बंद हो गई थी वो वापस से खुल जाएगी। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि मेरे पड़ोसी से विवाद हो जाता है और मैं अपने ही घर में के गलियारे में नहीं घुस पा रहा और अब मैं मेरे पड़ोसी से संबंध करके मैं वापस मेरे घर में घूम रहा हूँ, तो ये मेरे लिए कौन सी उपलब्धि की बात हो गई भाई? पड़ोसी को अगर आप ये कहते हैं कि भाई तू तेरी एलओसी के पास में तूने जो बंकर बना लिए, तूने जो सड़कें बना ली, तूने जो पक्के निर्माण कर लिए, उनको तू वहां से हटा, हम भी हमारे एलओसी के पास से जो भी निर्माण है उसको हटा रहे हैं और आप भी हटाइए, तो निश्चित तौर पे सरकार की सफलता होती। और या फिर सरकार 67 की उपलब्धि का भी सेना, यदि हम सेना की बात करते हैं तो 1967 का युद्ध कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ने के लिए नहीं गए थे, या 2020 वाली उपलब्धि जो 2020 में जो कुछ हुआ वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे वहां पे। 2062 में भी भारतीय सेना थी, 1967 में भारतीय सेना थी, 1962 में भारतीय सेना थी, लेकिन बीजेपी सर ये कह रही है ना कि 1963 में जो कब्जा हुआ उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। सर सुन तो लीजिए, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद कोई कब्जा नहीं होने दिया गया है बीजेपी की तरफ से। निश्चित तौर पे देखिए 62-63 में जो हुआ उसके बाद तो हमने बल्कि सिक्किम का भारत में विलय किया ऋचा जी, ये तथ्य पे बात है। सिक्किम जो एक हमारे से स्वतंत्र था, जहाँ पे चाइना की पूरी निगाह थी, उस सिक्किम का हमने विलय किया ना, और वो हमारी कूटनीति का परिणाम था कि चीन को भी बाद में भारत के सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में मान्यता देनी पड़ी। ये कूटनीति रही है हमारी। सर मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि भाई सड़कें बना दी गई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो जमीन कब्जाई गई है? दोनों देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और हथियार बढ़ रहे हैं उस इलाके में, इसमें कोई शक नहीं। और इस एग्रीमेंट के बाद कुछ हद तक फिंगर 4 से वो पीछे हट गए हैं, फिंगर 2 पे चले गए हैं, हम फिंगर 1 से उठ के फिंगर 4 तक आ गए हैं। ये हमारी जमीन थी अप्रैल 2020 तक, जहां हमारे चरवाहे जो थे अपने जानवर चराते थे, मगर 2020 गलवान के बाद जो क्लैशेस हुए, हम उस जगह पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे थे, वो पेट्रोलिंग का हक हमें दोबारा मिला है। दूसरी बात, ये जो दोनों देश हैं, हमें याद रखना चाहिए कि आपस में युद्ध के जरिए कोई भी हासिल नहीं कर सकता जीत को या हार को, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर देश हैं और दोनों बर्बाद होंगे। तो एक कूटनीति और विदेश नीति रह जाती है जिसके जरिए एक ही माध्यम है कि मेज पर बैठे बात करें, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ हल निकालें। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का है, जो 33 किलोमीटर स्क्वायर 33,000 स्क्वायर किलोमीटर 1962 में चाइना ने ली थी, वहां उसने पूरी चीजें बना रखी है, गांव शहर बसा दिए। जो पाकिस्तान ने उसको कंसीड किया था 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, वो भी उन्होंने अपने हक में लेके वहां बनाया हुआ है, वो उनके कब्जे में है कब से, 62 साल से उनके कब्जे में है। मगर जो उसके बाद है वहां क्लैशेस हुए हैं, मगर किसी जमीन पर अगर आप कहें कि चाइना ने हमारे कब्जा कर लिया, वो कब्जे की बात नहीं है, मगर हम ना उनको कुछ इलाके में पेट्रोलिंग की इजाजत थी ना हमको थी। ये इसलिए था कि जमीन हमारी थी, मगर हम नहीं चाहते थे कि दोनों देशों के बीच में
और क्लैश हो, और जाने जाएं और तमाशा हो। और ये जो आमने सामने का जिक्र कर रहे हैं पौरुष भारद्वाज जी कि भाई एक बार जो सेना आमने सामने भी हो गई थी और विदेश मंत्री का ये भाषण उन्हें भी सामने गिनाना आया। चाहिए था। हाँ। मेरे हिसाब से, मैं राजनीतिक बयान नहीं देता, मगर 1967 में चोला और नाथुला दोनों में भारतीय सेना ने चीन के सेना को पीछे हटाया। उसके बाद डोकलाम में 2017 में चीन की सेना फिर पीछे हटी। तो ये जो सेना है वो आखिरी विकल्प है किसी चीज का। जब सारी बातें फेल होंगी तब सेना काबू आए, अपना काम शुरू करेगी। और 67 में चीन सर, अगर मैं बॉर्डर की स्थिति जानना चाहूँ तो वहां पे क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त? कि कुछ ऐसे गांव बसाए गए हैं, क्या उनकी स्थिति बेहतर बनी हुई है? अगर आप मुझसे पूछ रही है तो जी सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं 1995 के बाद उस एरिया में नहीं गया हूं वहां, क्योंकि मुझे उस समय पता था कि कितनी जमीन हमारे पास थी। ये गोगरा हाइट्स, स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग्स, गलवान, चार्डिंग नाला, डेप्सांग, दौलत बोल्ड ओल्ड बेगी और यहाँ तक कि डेमचौक, ये सारे एरिया मेरे अपने देखे हुए हैं, चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। और आज इन एरियाज में हम दोबारा अपनी पेट्रोलिंग स्थापित कर चुके हैं, क्योंकि ये हमारे ही एरिया थे। ठीक है, पौरुष भारद्वाज 10 सेकंड सर। पौरुष जी, देखिए ऋचा जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि विदेश मंत्री जी को जो है वो चाइना के साथ साथ जो बांग्लादेश में एक विकट परिस्थिति पैदा हो गई कि जहां पर हमारे वहां के अल्पसंख्यक और हमारे यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को एक खतरा उत्पन्न हो गया और वहां पे जिस प्रकार से हमारे धर्माचार्य को वहां की सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया। और आज उसी मसले में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे हवा महल के जो है बालमुकुंदाचार्य जी, उन्होंने बड़ी चौपट पर प्रदर्शन भी किया। पर देखिए, राजस्थान की तो खैर चलो सरकार के हाथ में नहीं, बाकी केंद्र सरकार जो है वो भाजपा की सरकार है और उनको अपने स्थानीय विधायक की मांग को नहीं बल्कि पूरे देशवासियों की मांग है कि वहां पर सरकार अविलंब कार्रवाई करे और वहां के जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उन पे उसको रोक लगवाए, उस पर सरकार हस्तक्षेप करे। सरकार को याद रखना चाहिए, पता नहीं कहां से कहां पहुंच रहे हैं। ठीक है महिपाल जी, 10 सेकंड। पौरुष जी को मैं बड़ा बुद्धिजीवी प्रवक्ता मानता हूं, मेरे भाई हैं, पर बात चाइना और भारत की चल रही है, चले गए बांग्लादेश में और हिंदू हितों की सुरक्षा की बात करने लगे। मैं इनकी बात का एक जवाब देना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से जवाब देना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में इन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि गलवान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं कहा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि गलवान में 2020 में चाइना ने नापाक इरादों को भारत के बहादुर जवानों ने निस्ते नाबूद किया। चाइना के जो प्रयास थे देश की सीमा में घुसने के, भारत के बहादुर जवानों ने उनको रोका। दोनों देशों में हिंसक झड़प हुई और आज स्थिति, आदरणीय कर्नल साहब अभी बता रहे हैं, देश के प्रयासों से, कूटनीतिक प्रयासों से, राजनीतिक प्रयासों से आज जो स्थिति सामान्य बनी है, हम ये चाहते हैं कि भारत की सारी सीमाओं पे, चाइना के साथ साथ सारी सीमाओं पे शांति बहाली हो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें इतिहास से कुछ सीखना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर को कभी जवाहरलाल नेहरू को भी याद कर लेना चाहिए। उन्होंने भी नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई। कहीं जोश में आके हिंदी चीनी भाई भाई का नारा नहीं दे दे और फिर जो 1962 में हुआ वैसा जख्म नहीं झेल ले, क्योंकि चाइना बैकफायर करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसलिए ज्यादा उत्साह में आने की जरूरत नहीं है, बहुत सावचेती से काम करने की जरूरत है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से मणिपुर और जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है धीरे धीरे, तो इसमें ज्यादा उत्साह की जरूरत नहीं है। एस जयशंकर बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, लेकिन कहीं न कहीं यथार्थ का बात आम जन को बतानी पड़ेगी और चाइना पर यकीन करने से पहले हमारा इतिहास खंगालना होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में बंदरगाह बना रहा है, चौबारा बंदरगाह, और उसी को वहीं से फायदा है, तो वो अपने साथ कितनी देर खड़ा रहेगा। चाहती हूँ माफी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे साझा करने के लिए। तो देखिए, विदेश मंत्री ने लोकसभा में भाषण दिया और कहा कि अब कोई जमीन कब्जे में नहीं है, लेकिन जो जमीन 1962 और 63 में थी उसके अलावा कोई 1 इंच भी जमीन चीन के पास नहीं पहुंची है। लेकिन बड़ा सवाल ये, विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगाता रहा है और साथ ही विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया है कि अब जो स्थिति है चीन और भारत के बीच वो सामान्य बनी हुई है, रिश्ते सामान्य हो रहे हैं, बातचीत के जरिए ही इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन कितना चीन अपनी बातों पर रह पाता है और किस तरीके से रिश्ते चल पाते हैं, तो खैर देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार। We were addressing a situation that had not only seen fatalities for the first time in 45 years, but also a turn of events serious enough for heavy weaponry to be deployed in close proximity to the